यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, पिछला वीडियो हमने युग से संबंधित बनाया था। लाइट कट गया, इस वजह से विषय अधूरा रुक गया। हम पार्ट में किसी भी वीडियो को डिवाइड नहीं किए हैं। जितना भी बनाए एक ही वीडियो में परिपूर्ण रूप से बनाते हैं, मगर यह वीडियो 2 भागों में बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, नहीं जानते, तब इस वीडियो को जानने और समझने में कठिनाई होगा। पहला वीडियो नितांत अवश्य ही देखें, उसके बाद ही इस दूसरे पार्ट को देखें। तो युग पार्ट 1 जाकर देखिए, उसके बाद इस पर कदम रखना। तो इस विषय को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा युग का अर्थ पहले जान लेते हैं। तो युग का मतलब ही होता है काल, समय, कल्प, महाकल्प, अवधि, एज। इसी जो समय के निर्धारण है, समय की गति है, या भूगर्भ शास्त्री अलग अलग समय घटित घटनाओं को विभाजित करते या प्रमाणित करते, या जो साक्ष्य के आधार पर है, उस कालक्रम, अवधि या एज, उम्र को निर्धारित करने का या इंगित करने का महत्वपूर्ण साधन है। तो युग का मतलब समय ही होता है। और आज युग का क्या बोलते हैं? अरे फलाना का जमाना है, फलाना का युग है, या आज बेईमानी का युग है, सच्चाई का कोई युग नहीं है। इस प्रकार से साधारण बोलचाल में भी बोला जाता है। तो मेरे अनुसार उस वीडियो में बताया था, एक छोटा सा छवि लीजिए। मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ कि युग नाम का कोई चीज ही नहीं होता, न ही समय नाम का कोई चीज होता है, न ही काल नाम का कोई चीज होता है, और न ही कोई, थोड़ा बात गंभीर है, परिवर्तन नाम का चीज नहीं होता। बस परिवर्तन दिखाई देता है, होता है तो सिर्फ आवृत्ति, पुनर्चक्र इस ब्रह्मांड का वास्तविक नियम है। हम इसके व्यक्तिगत बोल रहे हैं, किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं है। गलत सही आप साबित भी कर सकते हैं, इससे कोई हमें ऐतराज नहीं है। तो मेरे अनुसार इतना ही आप लोगों को बोलूंगा। न तो कोई युग होता है, ना कोई समय होता है, ना कोई काल होता है, और न ही परिवर्तन। तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो हाँ, यही एकमात्र परिवर्तन को ही हम युग समय मान सकते हैं। यह भी दिखाई देता है, अगर इसके और गहराई सूक्ष्म तल पर जाया जाए तो परिवर्तन भी एक क्या है, प्रकृति के अटूट नियम में से है, जो हमें स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभव या प्रमाण मिलता है। लेकिन गहरे अर्थों पर जाएं तो आवृत्ति, पुनरावृत्ति या चक्र, सर्कल है, यही सत्य है। और समय कैसे नहीं रहेगा? चंद्रमा में जाओगे तो वही पृथ्वी से 6 गुना वजन बढ़ जाता है, ग्रेविटी कम हो जाता है। तो अलग अलग ग्रहों में, अगर कोई ग्रहों में जीव है तो उसका आयु उस ग्रह पर निर्भर करेगा। अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगहों पर रहने वाले जीव अलग अलग प्रकार प्रवृत्ति के रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग विषुवत रेखा यहाँ कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरता है। ये विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच, और छत्तीसगढ़ उसी रेखा में पड़ता है। तो यहाँ अत्यधिक गर्मी होता है। इस वजह से यहाँ के लोग उष्णकटिबंधीय
और ज़्यादा कठोर स्वस्थ है, क्योंकि धूप से त्वचा शरीर खरा जाता है और यहाँ का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेज होता है। हालांकि आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हर लोग बीमार हैं। तो पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वातावरण होता है और उसी के अनुसार जीवों का जीवन होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर एक विषय पर फोकस करेंगे, उसका वीडियो और कहीं किसी पर बना देंगे। तो युग हमने बताया था सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस 4 युग के बारे में पूरा डीएनए धागा खोल कर बताए हैं कब किसका क्या हुआ था। अब हम चलते हैं वास्तविक युग। तो हम इतिहास को जान लेते हैं इस विषय में, और यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। जो कोई भी कई सालों से तैयारी कर रहा है वह 1 घंटे या आधे घंटे की इस वीडियो में वह आराम से जान जाएगा। तो देखिए, चलो इतिहास का एक झलक देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास नहीं जानोगे तो अध्यात्म कुछ नहीं जानोगे। कब किसका क्या हुआ, कब किसका जन्म हुआ, कब कहाँ पर क्या लिखा, कब कहाँ पर क्या प्रमाण मिला, इसके बारे में जानना जरूरी है। और नहीं जान सकते तो मोटे मोटे तौर पर कहानी के रूप में जान सकते हैं। तो युग के बारे में मैं बताने से पहले भारत के इतिहास, और भारत से पहले यह देश गोंडवाना लैंड था, और गोंडवाना लैंड से पहले सिंधु प्रांत, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता था। तो हमारे मूल निवासी मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से थे। तो इतिहास का मनुष्य का आरंभ चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का तो आरंभ 4.5 अरब वर्ष कक्षा 9वीं में पढ़े थे, और 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आया था। कहीं कहीं पर 2.54 अरब वर्ष पूर्व बताता है, तो कहीं कहीं पर 5 अरब वर्ष पूर्व मानते हैं। 5 अरब वर्ष पूर्व से पहले हम जाएंगे तो वास्तविक युग क्या है। तो देखिए, यह पीएससी करने वाले के लिए महत्वपूर्ण है और इसका पूरा व्याख्या करने में घंटों लग जाएगा। आप लोगों को सीधा दिखाई नहीं देगा। इस बुक में हम अध्ययन किए हैं, हालांकि हमें नौकरी जॉब नहीं करना है, इसलिए हम इस पर इन्वॉल्व नहीं हैं। ये देखिए, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो वैज्ञानिक भूगर्भ के सिद्धांत के आधार पर 4 युग बांटा गया है। जो तुम्हारे काल्पनिक युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, यह वैज्ञानिक लोग पहले डिवाइन किए, उसके बाद हिंदू धर्म के लोग इसका चोरी करके अपने धर्म बना दिए। अब देखो भाई, करोड़ों साल पहले हमारा धर्म 4 युगों में बटा है। लाखों वर्ष, इतने इतने वर्ष, 4,32,000, 8,64,000, ऐसे ऐसे टाइप हमारा युग है। तो वैज्ञानिकों ने इवन महाकल्प बोला है, महायुग, इसको 4 भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटने से जब पृथ्वी आरंभ हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.54 या फिर 5 अरब वर्ष बोलते हैं, लेकिन हम लोग मोटे तौर पर 4.5 अरब वर्ष मानते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्रिया, संरचना, प्रक्रिया, सारे चीजें हुए। इसके बारे में आप कहीं से भी अध्ययन कर सकते हैं। इसका विषय हम बाद में बताएंगे, जब ब्रह्मांड और ब्रह्मा या फिर अन्य दैवी देवताओं का कथा कहानी जब चलेगा, प्राकृतिक सिद्धि साधनों, वहां पर हम जिक्र करते जाएंगे। तो वैज्ञानिक प्री कैम्ब्रियन युग, इस युग का कोई काल निर्धारण नहीं किया है। उसके बाद 4 युग बताया है। फेनेरोजोइक, इसका वर्ष है 5.40 मिलियन वर्ष, यानी 540 मिलियन वर्ष है फेनेरोजोइक का। उसके बाद द्वितीय युग आता है पैलियोजोइक,
यह 540 से लेकर 252 मिलियन वर्ष पूर्व बताते हैं। उसी प्रकार से मेसोजोइक युग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले, इसी 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का पृथ्वी पर राज किया करता था। उसके बाद सेनेरोजोइक कल्प, इसका क्या है, 66 मिलियन वर्ष से लेकर आज जो चल रहा है वर्तमान समय, यह इसका समय है। तो फेनेरोजोइक 540 मिलियन वर्ष, पैलियोजोइक, पैलियोजैविक माने पूर्वजीवी महाकल्प जो पूर्व में थे, इसका 540 से 552। मेसोजोइक, मेसो माने मध्य, जोइक माने जीवी या जीव, तो यह 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले। और उसी प्रकार से सेनोजोइक कल्प, यह सेनो का मतलब है नूतन जीवी होता है सेनो का, और जोइक का अर्थ होता है जीवी। तो सेनोजोइक का वर्ष है 66.6 मिलियन वर्ष से लेकर आज का वर्ष। इसी प्रकार से भूवैज्ञानिक युग को 4 भागों में फिर बांट देते हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेजोइक, फेनेरोजोइक। समझ नहीं आ रहा होगा, हम लोग पीएससी का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मगर हमें पढ़ने में अच्छा सबको लगना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से महाकल्प को, युओन को कल्प में बांटा है, उसके बाद युग में बांटा है, इपोच, उसके बाद अवधि पीरियड में बांटा है, उसके बाद एज, आयु में बांटा है। इस प्रकार से अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो इतना लंबा चौड़ा है कि घंटों बीत जाएगा इसका व्याख्या करने में, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग सिर्फ भारत के इतिहास की ओर पहले चलते हैं। अब युग के बारे में जानना है, और लोगों को भ्रमित किया जाता है कि कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता युग 8 दूनी 16 और 96, 16,96,000, और सतयुग 17,28,000 वर्ष बताया गया है। जस्ट उसका दुगना दुगना दुगना, या फिर उसके जो सतयुग का आधा आधा आधा। तो सतयुग में क्या क्या घृणा नीच कार्य होता था उसको जाकर देख लीजिए पहले पार्ट में। द्वापर का प्रत्यक्ष प्रमाण बताए हैं, त्रेता का प्रत्यक्ष प्रमाण बताए हैं, और कलयुग का भी क्यों बोला जाता है उसका भी प्रत्यक्ष वहां पर प्रमाण मिल जाएगा साक्ष्य से। अब भारत के इतिहास याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रहा है, और इसे याद रखना प्रत्येक भारतवासी को रखना चाहिए। तो इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल और आध ऐतिहासिक काल और एवं ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटता है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग माने प्रारंभ, आरंभिक इतिहास। उसके बाद आध माने अधूरा इतिहास, जिसके बारे में हमें अधूरा इतिहास मिलता है। उसके बाद पूरा इतिहास मिलता है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? तो पाषाण काल को, जिसे आखेटक युग के नाम से जाना जाता है। तो पाषाण आखेटक युग, पाषाण को 3 भागों में, जैसे एक इंसान का आयु, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो 3 युग, किसी भी चीज को डिवाइन करोगे तो शुरू होगा, आखिरी होगा, बीच वाला मध्य। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इससे आसान दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। इतिहास को 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल और आधा ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भाग हो गया। यह पूरा दुनिया के लिए है, लेकिन यहाँ से हम कट कर लेंगे, रूट बदल लेंगे भारत की ओर।
अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? पाषाण काल से आरंभ होता है। पाषाण माने पत्थर। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल, अब यह पूरा पाषाण काल माने पूरा पाषाणों का काल था, मतलब पत्थरों का युग था। तो इस पूरा पाषाण काल का आरंभ कब से? जब से पृथ्वी हुआ है तब से लेकर 8000 इकाई पूर्व तक से इसको पूरा पाषाण काल यानी पूरा पत्थर का युग मानते हैं। अब 8000 इकाई पूर्व के बाद पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा, और मध्य पाषाण काल का 8000 से 4000 इकाई पूर्व मानेंगे, जस्ट 8000 का आधा। अब उसके बाद नव पाषाण काल, नवीन पाषाण काल या नए पत्थरों का काल, इसको 4000 से 2500 इकाई मानते हैं। पूरा पाषाण काल 8000 इकाई पूर्व, मध्य पाषाण काल 4000 इकाई पूर्व और नूतन या नव पाषाण काल 4000 से 2500 इकाई पूर्व। इतना तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आध ऐतिहासिक काल, आधा इतिहास या आधा जानकारी मिलता है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता इसका प्रमाणित है। तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता 2500 इकाई से लेकर 1500 इकाई नहीं 2500 इकाई से लेकर 2500 इकाई से लेकर 1500 इकाई पूर्व आएगा, यानी 1000 वर्ष मोहनजोदाड़ो सभ्यता राज क्या किया? विकास किया। अब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में आर्य आए, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये लोगों का प्रमाण अनेक वैज्ञानिक ज्योतिराव फुले, लेखराम पाठक, दयाराम साहनी, डी.पी. खापर्डे लोग या फिर अनेक महापुरुष है, चाहे अंबेडकर हो या अन्य, तो ये लोग इस देश में देह व्यापार करने आए थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। और कई जगह पर ऐसा भी बोलते हैं आक्रमण करके आए हैं, और कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये लोग तड़ी पार बदमाश लुटेरे थे, तो इन लोगों को देश राज्य से निकाला गया था। तो ये बदमाश लोग यहाँ से संस्कृति थी, सभ्यता सीखे, और इसका वास्तविक प्रमाण है कि हाँ, आर्य विदेशों से आए। पहले कक्षा 6वीं में हमारे दादा पिता के पूर्वजों को आर्य श्रेष्ठ पराक्रमी था, विदेश से भारत देश आए और यहाँ पर सिंधुओं का शासन किया, ऐसा स्पष्ट पढ़ाता था। जब से बीजेपी सरकार आए तब से इतिहास को दबाया और कुछ लाया जाता है, और मुद्दे मुसलमानों के ऊपर दंगे कराया जाता है। तो वास्तविक इतिहास को जानिए, समझिए। सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों के लिए है, किसी से कोई शिकवा शिकायत वाला बात नहीं है। तो 2500 से 1500 इकाई, लगभग 1000 इकाई मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति विकास किया। और उसके बाद यहाँ पर आध ऐतिहासिक काल में यहीं पर विदेशियों का आगमन हुआ। भारत का पहला विदेशी आगमन या विदेशी हिंदू जाति थे जिन्होंने सिंधुओं पर राज किया, यहाँ के मूल निवासियों पर। तो इन लोगों का लेख जोक, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, इन सब का ट्रांसलेशन किया, पाली भाषा का संस्कृत में अनुवाद कर दिया। तो यहीं से वैदिक युग का आरंभ होता है। और ये लोग वैदिक को पुराना बताते हैं, संस्कृत को, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किसी से चुराया, कन्वर्टेड या डुप्लीकेट धर्म है। अब वैदिक युग कितने को मानेंगे? वैदिक युग को 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 1500 से लेकर 1000 इकाई, मात्र 500 साल, यानी बहुत साल है। 500 साल तक से 1500 से 1000 इकाई को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और
1000 से 600 इकाई को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इतना समझ में आ गए? मतलब ऐसा लग रहा है पढ़ने से कि जो मूल निवासी पूर्वज हमारे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में थे, उन लोगों का कॉपीराइट लिखने जोखने या डुप्लीकेट चोरी करने का या उनके आविष्कार को नोट करने में 500 वर्ष लगे इन लोगों को वेदों की रचना करने में। उसके बाद उत्तर वैदिक में इन लोगों ने अनाप शनाप अंड संड यानी 1000 से 600 इकाई के बीच यानी 400 साल बहुत गंदा दूषित किया। इस उत्तर वैदिक काल में औरतों की दशा को देखा जा सकता है। शूद्रों और मूल निवासियों का इतना अत्याचार शोषण आरंभ हो गया, और यहाँ पर जो राजा था वह व्यक्तिगत या योग्यता के आधार पर नहीं, जातिगत और वंश के आधार पर हो गया। और यहाँ से वैदिक काल में ही ऐसे जाति प्रथा आरंभ हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती मजबूती थे और ईमानदार थे। किसी भी प्रकार से लोभ वोभ नहीं होता था। यहाँ के लोग कोई भी राजा बन जाता था जो न्याय और रक्षा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर राजा जातिगत होने लगा उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत हमारे पुराने भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। बताए थे बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो प्राचीन भारत हमारे पुराना, मध्यकाल, आधुनिक। तो प्राचीन भारत कितने सन को बोलेंगे? तो वैदिक काल 1000 से 600 इकाई हुआ, तो 600 इकाई का उस पार का युग है। 600 इकाई के उस पार का युग है, उसको हम प्राचीन भारत कहते हैं। तो 600 इकाई से लेकर 712 इकाई। यहाँ पर देखना, इसी में मोड़ आता है कि यहाँ से हमें 8000 इकाई से घटते घटते कहाँ पर आ रहा है? 600 इकाई तक से, और उसके बाद वहीं से फिर वापस जाएगा, वहां से फिर स्टार्ट हो गए, फिर यह समय निकलेगा। तो प्राचीन भारत 600 इकाई से 712 इकाई, आपको याद रहेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत 712 से 1707 इकाई। थोड़ा कठिन है मगर इससे आसान कोई नहीं बता सकता। हमें भी 4 वर्षों से भटकने लगा, उसके बाद आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अपने आप को समझाए और बुझाए, और इस प्रकार से हमें भी कंठस्थ हुआ। 600 से 712 इकाई प्राचीन भारत, और मध्य भारत 712 से 1707 इकाई। मतलब 1000 में 5 वर्ष कम, 712 से 1707 इकाई। उसके बाद आधुनिक भारत है 1707 से 1964 इकाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएमपी मोस्ट एग्जामों में पूछा जाता है। आधुनिक भारत 1707 से 1964 इकाई। अब हम प्राचीन भारत को 5 भागों में बांटते हैं, और इसका ट्रिक पहला, दूसरा, तीसरा याद रखोगे, भूल जाओगे। ट्रिपल एम गुह। गुह मायने गुफा होता है, गुदा द्वार होता है। इसका मतलब कोई मल या पोल्टी नहीं होता है। गुह मायने मैल भी का अर्थ होता है, अंधकार भी होता है गुह का। तो ट्रिपल एम गुह। एम से महाजनपद काल, यह 6वीं शताब्दी से पहले है। इसी काल में गणेश का पूजा आरंभ हुआ। घर के मुखिया को गणपति कहा जाता है। इसी काल में घर का मुखिया ही सर्वोच्च प्रधान होता था, उसी का शासन चलता था। तो आपको इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यात्म इसके बिना अधूरा है। प्रमाण और साक्ष्य के बगैर कोई भी चीज आपको प्रूफ और साबित नहीं किया जा सकता। तो प्राचीन भारत ट्रिपल एम गुह। पहला एम से महाजनपद काल 6वीं शताब्दी से इकाई पूर्व पहले। उसके बाद सेकेंड एम में क्या होता है? दूसरा एम का मतलब मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य 600 का आधा 300 इकाई पूर्व। 600 से 300 इकाई 300 साल तक से चला। जो मगध साम्राज्य का राजा धनानंद था वह शूद्र जाति का था, निम्न जाति या शायद तेली का वंश था।
पिछड़ा वर्ग से था वह राजा। तो मगध साम्राज्य नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो जान जाएगा। उसके बाद महाजनपद मगध साम्राज्य, उसके बाद धनानंद को कौन हराता है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसलिए तीसरा काल हो जाएगा मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल। तो 300 से 323 323 इकाई से 184 इकाई तक से चला कौन? मौर्य साम्राज्य। अब इसी बीच में आप लोग पहला पार्ट देखेंगे तो जान जाएंगे 182 से 84 इकाई में पुष्यमित्र सोंग, जो मौर्य पिछड़ा वर्ग मौर्य जाति है, यह एक मुरा अपने चंद्रगुप्त के मां के नाम पर पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य 323 इकाई में मगध का गद्दी में बैठे धनानंद को हराकर। उसके बाद इसका साम्राज्य 184 इकाई तक से चला और 184 इकाई में पुष्यमित्र शुंग महामंत्री हुआ करता था। बृहदत्त जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, उसका हत्या कर दिया और अपने आप को गद्दी में बैठ गया। और वही श्री कृष्ण हूँ बोलता है और उसका कृष्ण का वो मथुरा अयोध्या वाला नहीं है, यहीं पर आपको जानना पड़ेगा। उसी ने महाभारत लिखवाया। गूगल में पूछोगे तो नहीं बताएगा, उसका लूसेंट में देखोगे और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो महाभारत कथा पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसका प्रमाण बताएं तो इसका प्रमाण बताते हैं। पुष्यमित्र शुंग का जो कृष्ण है, तो कृष्ण का पिता कौन है? वासुदेव। और वासुदेव का हक भाई समुद्र विजेता। हालांकि इन लोगों का नाम बड़ा रहता है, लेकिन ये मूत्र विजेता नहीं हो पाए तो समुद्र विजेता कैसे बनेगा? तो इस मूत्र विजेता यानी समुद्र विजेता है, वह किसका भाई है? वासुदेव का। 2 भाई है। और वासुदेव का बच्चा कौन है? पुष्यमित्र शुंग। इसको कृष्ण के नाम से जाना जाता है। और समुद्र विजेता का या समुद्र विजय बोलता है जी, विजेता नहीं। ठीक है, समुद्र विजय का पुत्र का नाम है अरिष्टनेमी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है नेमिनाथ। और नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है, जो गली मुहल्ले हर जगह भिक्षाटन के लिए घूमता था और कृष्ण का चचेरा भाई बताता था। चचेरा का मतलब चाचे का लड़का। अब इसके बाद और प्रमाण मांगा जाए तो आप इसको देख लेना इतिहास खोजकर कि पुष्यमित्र शुंग ही कृष्ण है। उसी ने महाभारत कथा लिखवाया। उसी के काल में उसका चचेरा भाई, उसके चाचा का बच्चा समुद्र विजय का पुत्र अरिष्टनेमी है। और जो वेद लाखों पुरानों साल पुराना बताता है, उसमें आज भी लोग लिखा लिखी कर रहे हैं। और पुराना नहीं है, 5000 साल है, लेकिन इसमें नए नए कथा कहानी विज्ञान आविष्कार खोज करता है, उसको भी यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो इसका प्रमाण मैं बताता हूँ। अरिष्टनेमी जो नेमिनाथ है, इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद जब पुराना है तो इसका वर्णन कैसे मिल रहा है भाई? इसका मतलब यही है कि ये नेमिनाथ अरिष्टनेमी का समय में ही उसमें कुछ न कुछ लिखा रहा है और ये इसने लिखवाया है। तो पाखंडों से बचिए और जानिए। आप वेद में भूल जाओगे तो हम प्राकृतिक सिद्धि साधना देंगे तो आप कहाँ उस चीज को नहीं जान पाओगे और दूर हो जाओगे। तो मौर्य साम्राज्य 323 से 184 इकाई। उसके बाद मौर्योत्तर काल। तो मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्य के बाद का काल 184 से लेकर 313 इकाई।
यहाँ पर समझ रहे हैं ना, घट रहा है 600 से 300 इकाई मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य 323 से 184 इकाई। अब यहाँ पर देखना, यहीं से 184 इकाई से ही समय और काल बढ़ रहा है। यहीं पर सब लोगों का फॉल्ट, मिस्टेक और समझ से बाहर हो जाता है। तो यहाँ से समय और काल देखना कैसे बढ़ रहा है। तो मौर्योत्तर काल 184 पुष्यमित्र शुंग, ये गद्दार ब्राह्मण आया गद्दी पे और यहाँ से फिर से हिंदू सम्मत चालू हुआ। तो यहाँ 184 से 313 इकाई तक से मौर्योत्तर काल माना जाता है। अब इसके बाद यहीं से 313 से 3 वर्ष का लेप करके क्या बनाया है, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का काल है 319 से 550 इकाई। तो ट्रिपल एम गुह, गुह का मतलब गुप्त साम्राज्य कितना है काल, 319 से 550 इकाई। और गुह, ह से हर्षवर्धन काल, हर्षवर्धन काल 606 से 647 इकाई, यानी 550 से लेकर लगभग 56 वर्ष का यहाँ पर गैप है। 550 में फिर 50 जोड़े तो 600 हो गए, उसके बाद 6 और जोड़ दिए 56। तो गुप्त साम्राज्य 319 से 550 इकाई है। मैं किसी भी वीडियो में इतना रिपीट नहीं किया हूँ। इसको रिपीट करने का मतलब यह है आपके दिमाग में बस जाए, याद हो जाए, और हम भी इस वीडियो को देख ले ताकि कॉपी पुस्तक निकालना ना पड़े। समय में इसे निकाल कर कन्फर्मिंग और अपडेट कर लेंगे। तो हर्षवर्धन काल 606 से 647 इकाई या ईसा पूर्व है। तो इतना आपको याद हो जाएगा। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। अब आधुनिक इतिहास जानते हैं, ये मध्यकालीन इतिहास। अब शुरुआत हो गया, अब बीच वाला भाग को मध्यकालीन कहेंगे। तो मध्यकालीन भाग को 2 भागों में बांटते हैं। इसे भी जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में शास्त्र वास्त्र, पुराण उराण, ग्रंथ व्रंथ, दुनियादारी इसी काल में ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया। क्योंकि शिक्षा निम्न जो मूल निवासी उन लोगों का पढ़ने लिखने का हक पूरा खत्म कर दिया और केवल विशेष जाति के लोग ही पढ़ने लिखने में सक्षम होते। सक्षम नहीं, उन्हीं लोगों का अधिकार होता था। गुरुकुल में वही लोग पढ़ते थे। 1-2 ऐसे राजा हुए जिन लोगों को पढ़ने से नहीं रोक सकता, इसलिए वो लोग पढ़ रहे, लेकिन बाकी लोग नहीं। केवल अशोक सम्राट के काल में ही 23 विश्वविद्यालय बनाया गया और उस काल में विदेशों से भी भारत में विदेशी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी को पूर्व मध्यकालीन भारत कहते हैं। याद रहेगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी महत्वपूर्ण है। इसी बीच में शास्त्रों ग्रंथों का रचना किया गया है। मध्यकालीन भारत 2 भागों में है। पूर्व मध्यकालीन भारत 8वीं से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकालीन भारत 12वीं से 18वीं शताब्दी। कितना? 12वीं से 18वीं शताब्दी उत्तर मध्यकालीन भारत। अब इसके बाद आपको गौर करना चाहिए कि अब 1200 से 1800 इकाई जो पूर्व है इसको उत्तर मध्यकालीन कहते हैं। अब आधुनिक भारत का आरंभ होता है। तो मेरे अनुसार भारत का आधुनिक 1608 इकाई को मानते हैं क्योंकि अंग्रेज पहले सूरत में पहले आया था। लेकिन भारत का आधुनिक युग कब से आरंभ होता है? तब भारत का आधुनिक युग विदेशियों के भारत में आगमन होने से होता है। यही आधुनिक भारत है।
थोड़ा बात विचित्र लग रहा, पूरा दुनिया एडवांस वैज्ञानिकता, जो सिंधु सभ्यता से लेन देन था वहां से ज्ञान विज्ञान प्रसार हुआ, वहां से लोग ज्ञान परम ज्ञान विज्ञान का खोज किए। उसके बाद महात्मा बुद्ध आया, बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में, अशोक जैसे सम्राट, उसकी बहन और अनेक शिष्यों ने इधर उधर आसपास के देशों में और पूरे विश्व में फैलाया। और भारत उन्हीं जगह से रूढ़िवाद, गुलामवाद, जंजीरता, पाखंड से केवल विशेष जाति लोग पढ़ने लिखने का और राजपाट करने के नाम से यहाँ पाखंड अंधविश्वास फैलाया, और यही जगत गुरु होकर यही देश क्या है दुनिया से पिछड़ गया। और दुनिया विकास डेवलप होने के बाद भारत में वही विदेशी लोग आए, और भारत आज थोड़ा बहुत विकास किया है तो विदेशियों के नाम से, क्योंकि यह आर्य हिंदुओं का गुलाम बन गया, सिंधु जाति के लोग, और आर्य लोग मक्कार और हरामखोरी और नीच और लोगों को दास्ता गुलाम, और विज्ञान पूरा यहाँ पर खत्म हो गया। आर्यों के राजपाट में एक छत्र इन लोगों का राज्य हो गया, संप्रभुता इन लोगों का प्रभुत्व पूरा छाया हुआ था, और ये लोग हरामखोरी के खाने के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर दिए, दीमक की तरह घुन खा दिया। तो आधुनिक युग, अंग्रेज आए, इसी को नहीं मान लेते हैं, अंग्रेजों से पहले और कोई आया था। तो पहला प्रमाण चलिए देखते हैं। तो इसको यूरोपियों का आगमन हुआ, उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन और नाश होने लगा, उसके बाद अंग्रेज भारत पर विजय और फतह कायम करने लगा, कहीं कहीं पर कब्जा अधिग्रहण कर लिया। तो यूरोपियों का आगमन, सबसे पहले भारत में यूरोपीय आए, उसमें 4 लोग हैं, 4 देश के। उसका हम ट्रिक बनाए हैं पीडीएफ बोलते हैं ना किसी का, पीडीएफ निकलवा भाई, बायोडाटा जैसे, और सॉफ्टवेयर भी रहता है मोबाइल में पीडीएफ। तो पी से होता है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में कब आया? 1498 इकाई, यानी 2 वर्ष कम 1500 इकाई भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। यानी भारत में सबसे पहले आर्य हिंदू जाति के लोग आए सिंधु सभ्यता पर, लेकिन उसके बाद भारत में पीडीएफ पी से पुर्तगाली पहले आए 1498, 2 वर्ष कम 1500 इकाई पहले। डी से डच, पुर्तगाली के बाद डच आए, कितने वर्ष? तो 100 वर्ष में 5 वर्ष और ये 4 वर्ष और अधिक, तो 1598 से लेकर डच 1602 इकाई में आया। याद रहेगा भारत में डच कितने? तो पुर्तगालियों से 104 वर्ष बाद आए, तो मतलब 1498 में कितना जोड़ेंगे? 4 वर्ष, तो 1602 हो जाएगा। 1602 में डच भारत आए। पीडीएफ ए से तीसरे चरण में अंग्रेज आया, कितने वर्ष? तो 1602 में 6 वर्ष बाद, 1602 के बाद 6 वर्ष बाद 1608 इकाई में अंग्रेज यहाँ आए। उसके बाद पीडीएफ, एफ से फ्रांसीसी या फ्रेंच कब आए? तो 1664 इकाई में भारत आया। याद रहेगा, अंग्रेज 1608 इकाई में और फ्रांसीसी फ्रेंच कितने आया? 1664। तो भारत का भाग्य विधाता 1608 इकाई अंग्रेज आए, इसी को मैं भाग्य विधाता मानता हूँ। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आप यह मोबाइल में यूट्यूब देखने का हक नहीं होता था, केवल उच्च जाति के लोगों का इसमें हक रहता। और इस विषय पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। जिसको जानना है अत्याचार शोषण, तो वो पहला वीडियो देखिए जिसको 4 युग में बांटा है। वह तीनों युग बहुत ही घटिया, यानी ब्रह्मांड का सबसे नीच युग है, सबसे और उत्तम युग अभी अमेरिका में चल रहा है, यही स्वर्ग है। और बहुत सारे देश में
अरब है, सऊदी अरब है, ये सब क्या है, स्वर्ग है। कलयुग तो भारत में ही चल रहा है, कब से, बहुत पहले से। यहाँ अत्याचार शोषण ही तो कलयुग है। और कलयुग माने कल, लोहे का आविष्कार हुआ तब से कलयुग बोला जाता है। और कारखानों को भी कल बोला जाता है, कल पुर्जा भी शब्द वहीं से आता है। तो मुगल साम्राज्य के लोग बहुत ही, मुसलमान लोग बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली होते थे। और ये लोग कभी भी झुकते नहीं थे, आत्मसम्मान और अपने राजपाट के लिए लड़ते थे। हिंदू लोग बहुत कायर, डरपोक, भीरू होते थे। अपने माँ बहन बेटियों को विदेशी आते थे उन लोगों को सौंप देते थे और उनका सेवक और दास बन के रहता था। और समय आने पर उन लोगों को छल छिद्र करके गद्दी पर बैठ जाता था, या फिर अपने उत्तराधिकारी बच्चों को गद्दी पर बैठा देते थे, क्योंकि अपने माँ बहन को जो सौंपे थे उनका जो बच्चा होता था वह फिर इन लोगों को संरक्षण देता था। और धीरे धीरे इन लोग उस पर इन्वॉल्व होते थे और वहीं से इन लोगों का राजपाट खत्म नहीं होता। इसी वजह से हिंदू का अर्थ नीच, दोगला, काफिर, चोर, बेईमान, काला, यानी दुनिया का सबसे घटिया शब्द। बेईमान, डरपोक, कायर, भीरू, इन सारे शब्दों, निरर्थक शब्दों से मुसलमानों में ने हमें नवाजा, हमें नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को। क्यों? ये लोग इतने कायर डरपोक होते थे, अपने माँ बहन को सौंप देते थे और उसका सेवक बन जाते थे। राजा पुरु पौरस को देखना, हाथी से युद्ध लड़ने गया, मोटा बुद्धि था, यमन से, और हार गया। हारने के बाद युद्ध नहीं लड़ा, पैरों में लेट जाते थे। तो पहले जो क्षत्रिय राजा है वह कभी भी युद्ध नहीं लड़ता है, कोई प्रमाण नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध मिलता है तो वहां से महाराणा प्रताप नंगा भागता है, झाला सरदार उसका वस्त्र मुकुट उकुट पहनता है और वो मारा जाता है और महाराणा प्रताप नंगा भाग जाता है। और अकबर से कई बार माफी मांगता है और एक बार तो अकबर को पत्र भी भेजता है। तो पृथ्वीराज चौहान उससे मुलाकात करने जाता है कि तुम हार मत मानो, तुम्हें महापुरुष बनाएंगे भाई। जिस प्रकार से गायत्री धर्म में राम शर्मा, तुम लोग श्री राम शर्मा बोलते हैं, उसको महापुरुष युग पुरुष बनाएंगे बोलता है, उसी प्रकार से तुम्हें हम महापुरुष बना देंगे भाई, क्षमा मत मांगो। भले तुम जंगलों में गरीबों के अनाज खाओ, भीख मांग मांग कर उन लोगों से सेवा कराओ, दुनियादारी करवाओ। और ये पृथ्वीराज चौहान वो वाला नहीं, खुमान रासो वाला, चंबरदाई वाला, ये अलग पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज राठौर है, जिन्होंने महाराणा को समझाया। तो उसके जीवन में कोई मर्दानगी या फिर शौर्य का बात ही नहीं था। वो सिर्फ एक राज्य छल से हराया था, अपने ही परिजन को राजेश बनने के उद्देश्य से, अपने ही जाति, अपने ही हिंदू भाई का घर उजाड़ कर उसको छल से हरा दिया। और 20,000 राजपूत हल्दी घाटी का युद्ध लड़े, लेकिन सारे लोग भाग गए। और बेचारा आदिवासी लोग युद्ध लड़े मुसलमानों से, आदिवासी लोग मारे कुचले गए। इन कायर और डरपोक लोग सब लोग भाग गए। पहली बार इतिहास में ये लोग लड़े। उसके बाद महाभारत का मिलता है, महाभारत का जिसका कोई प्रमाण नहीं है, काल्पनिक, सबसे झूठा महाकाव्य गोप्पड़ कथा महाभारत काल है। इसका पहला वीडियो देखना, क्यों बोला जा रहा है प्रमाणित के साथ। तो मुगल साम्राज्य में क्या है, अंग्रेजों से ये लोग कोई समझौता माँ बहन या फिर इन लोगों का पेंशन वेंशन नहीं लिए। हिंदू राजा लोग अंग्रेजों का पेंशन लिए और उनका भाड़ा खाने लगे। और ये जो मुगल साम्राज्य था वो ये लोग नहीं लिए, इसीलिए बेचारे लोग आज भी। एक सप्ताह पहले एक मुसलमान भाई हमारे यहाँ कपड़ा बेचने आया था। गांव गांव गली गली में श्रृंगार, जूते, चप्पल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज वाले जगहों पर देखना ये लोग काम काज करते हैं, क्योंकि ये लोग स्वाभिमान से लड़े और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ये लोग बहुत योगदान किए। तो उस समय यूरोपियों का आगमन हुआ था, तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं हम। कब मैम पंजाब, क से कर्नाटक, ब से बंगाल, मैं से मैसूर,
और प से पंजाब। मैसूर में टिप्पू सुल्तान। देखना टिप्पू सुल्तान कितना युद्ध लड़ा, कितना युद्ध अंग्रेजों से, बहुत ज्यादा। कब मैम? पंजाब। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक को भारत के से कब जीता? तो 1744 से 1763 इकाई। देखिए कितना वर्ष है, 1744 से 7 वर्ष, 10 17 और 3 19 20 और 1 21, 20 से 21 वर्ष तक से युद्ध लड़ा। कौन? कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों ने 1744 से 1763 इकाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। उसी प्रकार से बंगाल का युद्ध है पलासी व बस्तर का। तो पलासी का युद्ध 1757 इकाई में अंग्रेजों ने जीता और बस्तर का युद्ध 1764 इकाई में। यानी कर्नाटक युद्ध 1763 इकाई में जीता। ठीक उसी प्रकार से 1701 वर्ष बाद बस्तर का युद्ध 1764 इकाई में अंग्रेजों ने जीत लिया और बंगाल का युद्ध 1757 इकाई में जीता। उसी प्रकार से मैसूर का युद्ध 1799 इकाई में जीत लिया और पंजाब का सीधा अधिग्रहण, उस पर अपना सीधा कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। कब किया पंजाब का अंग्रेजों ने अधिग्रहण? 1849 इकाई को। तो इतना इतिहास सबको जानना चाहिए वास्तविक। तभी मैं जो देवी देवता सिद्धि साधना अन्य चीज के बारे में बताऊंगा, जैसे रंगोली का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, जो चौका पूरते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं, कौन कौन। जैसे पहला इसका वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का महाकवि था। तो पतंजलि योग शास्त्र कब लिखा? लाखों करोड़ों साल नहीं। और पतंजलि चोरी किया है, जो पुराने शास्त्र पाली भाषा थे उनमें से इसने क्या है, डुप्लीकेट कन्वर्ट करके कुछ कुछ योगों को छांट कर निकाला है। जैसे कि फल दुकान से मैं कुछ कुछ फलों को स्वास्थ्य के अनुसार मैं छांट कर आप लोगों को बुक बनाकर दे दूंगा, तो आप समझेंगे मैं आविष्कारक हूँ या योग का पितामह हूँ। तो बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण सिर्फ चोरी करना जानता है, आविष्कार नहीं। तो पतंजलि को योग का पितामह बोलता है, बिल्कुल गलत है, धूर्तता है। एक धूर्त गांडू त्रिवेदी मतलब सुधांशु त्रिवेदी। तो धूर्त गांडू त्रिवेदी, इतना उनके शरीर में जहर भरा है क्योंकि उसको अपने बच्चों का कैरियर देखना है। इस वजह से वह इतना झूठ बोल रहा है कि ब्राह्मण लोग हमेशा बैठकर हरामखोरी मक्कारी का खाए, इसलिए आप लोगों को गलत गलत इतिहास बताया जाता है। तो धूर्त गांडू त्रिवेदी का बात कभी भी मानना नहीं, प्रमाणित देखना। वो जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा जर्मनी धुलने जाता था ऐसा बोल रहा है। चलो जाता होगा या नहीं, मगर तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारे मोदी करोड़ों का कोट पहन रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं तंज कस रहे हैं? और जर्मनी कपड़ा धुलने नहीं, जर्मनी का मशीन में कपड़ा धुलता था। इतना आधा अधूरा घटिया इंसान का घटिया प्रवचन, घटिया इतिहास क्यों पढ़ते हो? जो वास्तविक इतिहास है उसके बारे में वह कन्वर्टेड डुप्लीकेट भड़काऊ बनाकर आप लोगों को बताता है। तो चलिए, भारत का युग विक्रम संवत एक युग है। विदेशों में कैलेंडर कब से आया? तो 2000 ईसा पूर्व। अभी जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं इसका एक विषय हम बनाएंगे, कब से कैसे हुआ और कैलेंडर सबसे पहले किसने बनाया, ज्योतिष गणना आधार पर भी बताएंगे। भारत में विक्रम संवत विक्रमादित्य के काल में हुआ और विक्रमादित्य काल कोई ज़्यादा वर्ष नहीं है, बस मध्यकालीन भारत का ही है। और विक्रमादित्य का काल जो विक्रम बेताल कहानी लिखा है वह गोपड़ काल्पनिक कथा है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी हमने वर्णन कर दिया था और ना ही उतना कोई बहादुर है, ना कोई इतना प्रतापी कुछ नहीं है, बस वह राजा था। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर विक्रमादित्य ने बनवाया था, इतना ही आप जान लें। और अंग्रेजी युग कैलेंडर का। अब हम वर्तमान समय को किस किस युग में
जान सकते हैं। तो बुद्ध का भी एक युग था, बोलते नहीं है एक समय भारत में कांग्रेस का युग था, आज भाजपाइयों का युग हो गया। एक उदाहरण के तौर पर, अरे फलाना का युग था, पहले गौटियाई शासन का युग था, पहले अंग्रेजों का युग था, पहले वैदिक का युग था, उससे पहले सिंधु का युग था, उससे पहले और जाएंगे तो पता नहीं क्या के युग था। जीवों के आधार पर जाएं तो डायनासोर का युग था, सरीसृप का युग था, सरीसृप के बाद स्तनधारी मैमल्स, नहीं स्तनधारी मैमल्स अभी आया है सबसे लास्ट का। उसके बाद उभयचर का आएगा, उभयचर के बाद जलीय जीवों का, जलीय जीवों के बाद पादपों का, जलीय पादपों का, उसके बाद सूक्ष्म कीटाणुओं का, उसके बाद बैक्टीरिया का, फिर जाएंगे तो वायरस का, उसके बाद प्रोटोवायरस का, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसे ऐसे हमें पता चलते जाएगा उससे पहले क्या, उससे पहले क्या। भारत का स्वर्ग का युग कब से आया? पेरियार रामास्वामी और ज्योतिराव फुले, सावित्री माता, सरस्वती फुले। सरस्वती कैसे हो गया सावित्री? तो हाँ, सावित्री बाई फुले सरस्वती माता है, मैं मानता हूँ। विदेशों में कार्ल मार्क्स के बाद देखो एक युग है, उसके बाद मैकियावेली का युग देख लिए, रूसो का, गैरिबाल्डी का, अंबेडकर का युग देख सकते हैं। भारत में संविधान बनाकर एक नया युग बना दिया। उसके बाद मध्यकालीन में शेख फरीद और कबीर का युग देख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग छोटे छोटे युग है। जैसे आज सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक का युग है, एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है, व्यापार का युग है, राजनीति का युग है। और किस पर देखते हैं? वर्तमान समय बीजेपी का सबसे बड़ा दोगला और भड़वा नीति का युग है। यह दुनिया का सबसे घृणित नस्ल और मानसिकता, सबसे ज्यादा ज्वर और बीमार, गंदा विचार, गंदगी से पैदा और गंदगी पैदा करने वाला धर्म बीजेपी, जो आज भारत का सबसे बड़ा, एक प्रकार से इस इतिहास का सबसे गंदा युग है। इसी प्रकार से लेनिन का युग मान सकते हैं। अभी युग निर्माण 100 वर्षों का टारगेट लिया है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। और तुम सुधरोगे कब? न सुधरने तुमको दिया जाएगा। राम शर्मा के नाम पर पुस्तक छापा जाएगा और उस पुस्तक को तुम पढ़ोगे। जो चीज करना नहीं चाहिए उसी चीज को, उसको अच्छे तरीका से, चलो भाई इधर आओ, तुम यहाँ से मुंबई का रास्ता नहीं जाते, चलो मैं बात जानता हूँ ना, मैं सब मेरे पास है। उसके बाद उसको बहला फुसला कर उसको फिर मुंबई क्या, दुबई का ही दुबई में छोड़ दिया जाएगा। कम से कम दुबई वाले तो खुश रहेंगे, मुंबई ठीक है नहीं लेकर गए तो ये सब एक उदाहरण है। तो आपके उसी कर्मकांड, उसी गुलाम वैदिक युग, वेदों की ओर चलो। दुनियादारी जो आज मैं ज्ञान, अपने मौलिक ज्ञान को बता रहा हूँ, वह उस वायरल हो जाएगा तो वह किसके? राम शर्मा के नाम से छपेगा। बुद्ध का ज्ञान राम शर्मा के नाम से बोलता है। तो ये सब पाखंड ठग विद्या को हम नहीं मानते। न कोई युग पुरुष है, न एक छोटा सा उसमें मौलिक ज्ञानी है। देव पुरुष, युग पुरुष, महापुरुष जो भगवान शिव का अवतार खुद लिया है, ऐसे बोलते हैं। अपने जीवन में एक मौलिक शब्द भी उसने आविष्कार नहीं किया। सारे चीज झूठ, प्रखंड, पाखंड, प्रपंच, मिथ्या से भरा हुआ है। और जब वह देवता का अवतार लिए तो खुद बुद्ध के जैसे एक शब्द कहीं पर अपने खुद का ज्ञान बोलता? तो बिल्कुल नहीं। ये सारे चीज ढोंग ढकोसला है। इसी प्रकार से रामपाल का सतयुग चल रहा है अभी, वही पाखंड धर्म में। तो आप, धर्म का जो नशा है इतना खतरनाक होता है कि इंसान का डीएनए, वंशज, गुलामी, उनके विचार शक्ति खत्म हो जाता है। कोई नशा आदमी पीता है, नशा उतर जाता है, आदि है, एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन जिसको धर्म का नशा चढ़ गया वो आदमी पागल कुत्ता की तरह हो जाता है। तो इस पागल कुत्तों के चाबने से बचिए, और इन पागल कुत्तों के चाबने वाले लोगों से जो वायरस से ग्रसित हो गया है, रेबीज से, ऐसे धर्म के रेबीज
या रोगग्रस्त जो मरीज है उनसे नॉर्मल इंसान, सामान्य इंसान को बचना चाहिए। तो धर्म का ज्ञान उपदेश देने वाले ये सब रेबीज का बीमारी है, कुत्तों की तरह भौंकता है और ऐसे कुत्तों से सावधान होना चाहिए। तो बस आज का विषय इतना ही रोकते हैं, विषय लंबा हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अगला वीडियो 58 मिनट का था और यह वीडियो 55 मिनट का। तो यही बात बता रहे हैं कि समय और काल नहीं होता, केवल आवृत्ति होता है और जिसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसी वजह से परिवर्तन को ही हम समय के नाम से जानते हैं। यह प्रकृति दोहरा नियम पर चलता है और दुनिया का समस्त कानून भी दोहरा नियम से चलता है। तो राम राज्य बोलते हैं, राम राज्य हमारा पिछला वीडियो देखना। इतना अत्याचार, घोर पाखंड, घोर नीचता, घोर दुष्टा, घोर घोर महाघोर त्राहिमाम क्लेश पीड़ा इस देश राज्य में था। और इसी चीज को विलोम शब्द में ब्राह्मण लोग बता रहे हैं। इसको सबसे ज्यादा सही साबित करने में, सबसे मूर्ख बनाने में राम शर्मा, क्योंकि गवर्नमेंट का आदमी है और सरकार उसको, देखो भाई गवर्नमेंट हमारा कहना मानता है, ऐसे उन लोगों को बहला फुसला देते हैं। जबकि ऐसा बात नहीं, उन्हीं का बनाया गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ही किसको चला रहा है? धर्म को, और धर्म ही गवर्नमेंट चला रहा है। यानी ब्राह्मण दोहरा नियम से यहाँ पर राज कर रहा है। राजीव दीक्षित एक महत्वपूर्ण बात करता है, ये भागवताचार्य, कथाचार्य, ब्राह्मण जो पाखंडी लोग हैं वह धर्म का प्रचार करते हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी से आप लोगों को दूर करते हैं और इन्हीं के कहने, इन्हीं के अनुसार आप लोग वोट मत इन्हीं लोगों के आदमियों को देते हैं और वही सरकार इन लोगों का धंधा चलाता है और इन्हीं लोग सरकार का धंधा चलाते हैं। इन दोनों के बीच में लाखों लाखों करोड़ों अरबों का पार्टनरशिप होता है और ये लोग दोनों तरफ से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। देखो कितना शानदार बोल रहा है। लेकिन राजीव दीक्षित खुद ब्राह्मण है और वह सनातन धर्म बोलता है और सनातन धर्म क्या है उसके बारे में जानता है। हमारे वीडियो में देखना सनातन धर्म कहाँ का है। हिंदुओं का धर्म नहीं है सनातन, और भगवा रंग भी हिंदुओं का रंग नहीं है, किसी विदेशियों का देन है। तो वीडियो जाकर देखना। और यहाँ इतिहास बताएं, इतिहास में विवाह का वीडियो बिल्कुल देखना। और देखना है तो स्त्रियों की दशा 2 घंटे से ऊपर का वीडियो है। इस देश में हिंदू धर्म स्त्रियों की दशा को देखना। तो यहाँ पर विषय था राजीव दीक्षित का प्रवचन। राजीव दीक्षित क्या बोल रहा है? वो ये नहीं बोल रहा है कि इसी धर्म के नाम से ब्राह्मण लोग हजारों साल से तुम लोगों का शोषण कर रहा है और इस चीज को तुम लोग जान जाओगे, इसीलिए किसी और के मुख से जानकर किसी और को भगवान मसीहा क्यों बनाओगे? तो मुझे ही बना लो। और मैं खुद ब्राह्मण हूँ राजीव दीक्षित, तो मेरा ही कहना मानो, उसके बाद फिर वही पाखंड चीज में डूबकर मर जाओ। तो ये बहुत ही मास्टर, जैसे भ्रष्टाचार राजीव दीक्षित नहीं बताता फिर भी इस देश के लोग जानते थे और पेपर अखबारों में छपता था। तो राजीव दीक्षित को यही ब्राह्मण लोग पकड़ लिया, चलो भाई तुमको हीरो बना देते हैं। उसके बाद राजीव दीक्षित को रामदेव बंदर उर्फ रामदेव बंदर और उन्हीं ब्राह्मणों ने उसको मरवा दिया, क्योंकि हीरो का काम हो गया और उसका नाम अमेरिका या अन्य देश के सरकारों को दाग दिया गया। तो ऐसा खेल चलता है, सूक्ष्म और बहुत ही जटिल क्रिएटिविटी है। इसको समझना जानना बहुत मुश्किल है। कई मूल निवासी के लोग आते हैं, राजीव दीक्षित का स्टेटस और प्रवचन बोलते हैं, तो उसको बताता हूँ। एक वीडियो एक आदमी लाया था, भारत में शिक्षा दर 99.99% था, अंग्रेज आए तब से उल्टा शिक्षा खत्म हो गया बोल रहा है। देखिए कितना दोगलापन, चाटुकारिता, भड़वापन से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ वो सही है। 99.99 नहीं, यहाँ पर शिक्षा 100% था। लेकिन राजीव दीक्षित यह अपना गद्दारी, अपने पूर्वजों का अपना खून कहाँ छुपाएगा? केवल ब्राह्मण ठाकुर बनिया को ही पढ़ने का हक था ऐसा नहीं बोल रहा है वो। केवल 99, अब आप लोगों को चना के झाड़ में चढ़ा दिया, हाँ भाई राजीव दीक्षित हमारा हीरो है, 99.99% था। बिल्कुल गलत।
100% 100% था, लेकिन निम्न शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं था, उसको छुपा दिया जा रहा है और महानायक बन रहा है। यही कार्य गायत्री परिवार के राम शर्मा कर रहा है। गायत्री धर्म की स्थापना बुद्ध ने किया था, तो असली गायत्री को आप न जान जाए, इसलिए राम शर्मा ने ये सारे कार्य, उपद्रव मचाने का कार्य इनके नाम पर। हालांकि ये बेचारा चुप्पा बदमाश है, इसमें किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं, एक मोहरा है। इसको गवर्नमेंट का आदमी चलो भाई तुमको युग पुरुष महापुरुष भगवान बना देंगे बोलकर इन सारे चीजों का उनके नाम से प्रकाशित कर रहा है। जो ज्ञान विदेशों में है सब पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर छप्पा मार मार कर लोगों के दिमाग में भर दो। उनके धर्म का पुस्तक पढ़ोगे तो वही रूढ़िवाद अंधविश्वास है, बस उसको नैतिक तरीके से प्रस्तुत करेगा, ऐसे लगेगा कि बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। तो चलिए ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लोग जानते हैं, बस सुअर की भांति हो गए हैं भारत के लोग। सुअर को मिठाई खिलाओ तो पसंद नहीं करता और गुह खिलाओ तो खा लेगा। तो यही इस देश का मानसिकता है। यहाँ के लोग झूठ का अन्न, झूठ का हवा, झूठ का इतिहास, झूठ का पानी और झूठ का जिंदगी जी रहे हैं। झूठ का शरीर, झूठ का सांस, सारे चीज झूठ पर आधारित है भारत। सत्य वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, कोसों संबंध से दूर है। तो आप लोगों को दुख लगे, पीड़ा लगे, जैसा भी लगे, आप लोग जाने। आज हमें इस प्रकार से प्रवचन देने का जरूरत नहीं पड़ता और आप लोगों का सुनने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? इस देश को इतना गंदगी गटर बनाया है, इस गटर को सफाई करने से ही स्वच्छ वातावरण तो पैदा होगा। यही उद्देश्य था, बाकी कुछ से लेना देना नहीं है। और अध्यात्म का चलिए एक मंत्र बताते हैं। आपका आत्मा सादा है, सफेद है, और परमात्मा क्या है? सादा सफेद है, प्रकाशवान है। तो एक देवी नाम आता है रात माई छत्तीसगढ़ी में, तो उस मंत्र का नाम बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल और अच्छा शब्द है। अब मंत्र काम नहीं करता, एक में बोलोगे और एक में काम करता है, तो बिल्कुल यह सॉफ्टवेयर है, मंत्र काम करता है। यह किसी साधु संत ऋषि मुनि ने सिद्ध किया है इसको जाप आप करके, और इस शब्दों में ऊर्जा निहित है, उसने इसको सिद्ध कर दिया है और उसके बाणी कंठ कुंडली सिद्ध हो गया है। ऐसे सिद्ध पुरुष लोग जो जो बोले हैं वही मंत्र के रूप में प्रस्तुत है। तो मंत्र है सादा मोर रूप, सादा तोर नाम, रात माँ दाई तोर नाम। 5 बार 7 बार शरीर में फूंक कीजिए। साधना कैसे करना है इसका पूर्ण विधान नहीं करेंगे। आप मुसीबत बलाओं से तो बचेंगे, लेकिन पूर्ण इसका लाभ नहीं ले पा सकेंगे। यही से ही आपको सिद्धि साधना मिलेगा वास्तविक। मंत्र है सादा मोर रूप, सादा तोर नाम, रात मदाई तोर नाम। तो आज का विषय यहीं पर स्थगित करते हैं। फिर अगला वीडियो मांस मछली खाना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी मांसाहारी के विषय में वीडियो बनाएंगे। तो सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें 96 44 70 41 90। तो I love you friends, see you again, happy, be happy।